नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूँ। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास बेनज़ीर दरिया किनारे का ख्वाब का 7वां भाग। मुश्किल से 2 घंटा हुआ होगा कि मुझे लगा कि जैसे मेरे घुटनों के पास कुछ है। मैं उठने को हुई तभी मुन्ना धीरे से बोले, कुछ नहीं, मैं हूँ। मैं शांत हो गई। मैं डरी कि नीचे की बर्थ पर कई लोग सो रहे हैं, कोई जाग गया तो कितनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। कंबल थोड़ा हटाकर नीचे देखा तो राहत की सांस ली। नीचे कोई नहीं था। मुन्ना के हाथ हरकत कर रहे थे, मेरा हाथ भी उसके हाथों के ऊपर पहुंच गया था। देर नहीं लगी, उनके हाथ ऊपर और ऊपर तक आए तो मैं भी नहीं रुक सकी। उन्हें पूरा ही अपने ऊपर खींच लिया। बड़ी देर तक हम साथ रहे, फिर वो अपनी बर्थ पर जाने लगा तो मेरा मन हुआ कि वह जाए ही नहीं, लेकिन किसी के जाग जाने या आ जाने के खौफ ने मेरा हाथ रोक दिया। मगर फिर भी उन्हें जाने देने से पहले मैं कंबल में ही उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर होठों को चूमने से न रह सकी। इतना सुनकर बेनज़ीर को मैंने बीच में रोका और बोला, मैं आपसे सच कहता हूँ कि आप दोनों ने यह जो चरम रोमांचक क्षण ट्रेन की उस बर्थ पर जिया, वह हॉलीवुड की किसी क्लासिक मूवी के बड़े ही रोमांटिक दृश्य जैसा है। इसी को यदि शूट किया जाए तो निश्चित ही बड़ा प्यारा दृश्य बनेगा। यह सुनकर बेनज़ीर बोली, अब या तो आप जाने या मूवी वाले जाने। मुझे तो इतना याद आ रहा है कि ट्रेन रास्ते में और लेट होती चली गई, इसलिए काशी समय से 2 घंटे लेट पहुंची। वहाँ का भी स्टेशन में देखती रह गई। टीवी पर आए दिन उसकी चर्चा सुनती रहती थी। वहीं पहुंचकर मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुन्ना मेरी हालत समझ रहे थे। उन्होंने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत है स्टेशन। कुली के साथ सामान लेकर हम स्टेशन से बाहर आए। टैक्सी करके उस गेस्ट हाउस पहुंचे जहाँ हमारे ठहरने का इंतजाम किया गया था। यूँ तो हम काफ़ी समय तक सोते हुए ही काशी पहुँचे थे, लेकिन नींद पूरी नहीं हुई थी, इसलिए नींद थकान दोनों महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारे मन मचल रहे थे उस कार्यक्रम के बारे में सब जान समझ लेने के लिए। इसलिए हम दोनों जल्दी से नहा धोकर तैयार हुए और एक होटल में गए। वहाँ की प्रसिद्ध कचौड़ी मिठाई खाई और फिर जाकर कार्यक्रम के कर्ता धर्ताओं से मिले। उनसे सारी बातें जानी समझी। कुल मिलाकर व्यवस्था अच्छी ही लगी। हम दोनों से कई कागज़ पत्रों पर दस्तखत कराए गए, फॉर्म भरवाए गए, फ़ोटो खींचकर हमारे परिचय पत्र बनाए गए। उसे हमेशा साथ रखने के लिए कहा गया। यह सब करते करते 3 बज गए। अब तक हमें भूख सताने लगी थी। एक होटल में जाकर खाना खाया और गेस्ट हाउस आकर सो गए। हमारे लिए अलग अलग कमरों की व्यवस्था थी, लेकिन मैंने मुन्ना से साफ कहा कि मैं अलग नहीं रहूँगी, तो उन्होंने कह सुनकर एक कमरे में ही व्यवस्था करवा ली। उसी समय वहाँ के इंचार्ज ने मुन्ना को बड़ी अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए कहा, कमरों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कई लोग कमरे शेयर करने की जिद किए जा रहे हैं। मुझे क्या, मेरा काम तो आसान हो जा रहा है, लेकिन मीडिया वाली छाती पीटेंगे कि आगंतुकों के लिए रुकने तक की व्यवस्था ढंग से नहीं की गई। आगंतुक कमरा शेयर करने को मजबूर हो रहे हैं। वह आदमी मुंह में पान भरे अजीब से ढंग से बोले जा रहा था। पान की लाल धागे सी लाइन उसके दोनों होठों के कोरों पर बन रही थी। हम दोनों उसका तंज समझते हुए भी अनसुना करके चले आए, मगर उसके तंज ने हमें एक सूचना भी दे दी कि हम जैसे प्यार करने वाले वहाँ और भी आए हैं। शाम करीब 7 बजे हमारी नींद खुली। मुन्ना ने कहा, तैयार हो जाओ, घूमने चलते हैं। कार्यक्रम का जो शेड्यूल मिला है उससे तो लगता है कि घूमने फिरने का कभी समय ही नहीं मिल पाएगा। जब तक मिलेगा तब तक थक चुके होंगे। यहाँ आकर सोने के सिवा और कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। मैंने कहा, अच्छा, यहाँ आकर केवल सोने का मन करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं? मैंने उन्हें छेड़ते हुए कहा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अपनी तरफ खींचते हुए कहा, जो जो कहोगे वह सब भी करता जाऊँगा, सोने का हिस्सा मानकर करता जाऊँगा। यह कहकर वह हंसे और सूटकेस बेड पर रखकर अपने कपड़े निकाल कर पहनने लगी।
साथ ही मुझे भी जल्दी चेंज करने को कहा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि सलवार सूट पहनूं कि जीन्स। अम्मी से नज़र बचाकर बड़े शौक से जीन्स लेकर गई थी। उनका बड़ा खौफ था मन में कि उन्होंने जीन्स देख ली तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि फिर वह फिर मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर इतने पर्दे चढ़ा दें कि सूरज की रोशनी भी मुझे छू ना सके। तब एक बार फिर मेरा सुर्ख बदन पी लिया के रोगियों सा पीला हो जाएगा, एकदम मुरझाया हुआ रोगियों सा। असमंजस में मैं जीन्स उठाती फिर छोड़ देती, सलवार को पकड़ लेती, मगर मन हाथ को जीन्स की तरफ बढ़ा देता है। जीन्स पहनने का मेरा मन बहुत पहले से ही खूब होता था। घर में खिड़की से बाहर जब सड़क पर जीन्स पहनकर निकलती लड़कियों को देखती तो मन मचल उठता था। जी करता था कि सारे खिड़की दरवाजे तोड़कर निकल जाऊं। इन तितलियों की तरह मैं भी खूब खेलूं उछलूं। अम्मी से कहूं कि मुझे भी दुनिया की और लड़कियों की तरह लिखने पढ़ने खेलने कूदने दो। लेकिन पल नहीं, पूरा बचपन किशोरावस्था बीत गया। युवावस्था भी करीब करीब बीतने को ही थी, परंतु कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई कि अपने मन की बात कहती अम्मी से। बहनों से एक बार घुमा फिरा कर बात उठाई थी, लेकिन उन सब ने बात पूरी होने से पहले ही कहा, तेरा दिमाग फिर गया है क्या? अब्बू अम्मी बोटी बोटी काट कर घर में ही दफन कर देंगे, किसी को कानों कान खबर तक नहीं होगी। दोनों बहनें बात करने भर से ही पसीने पसीने हो रही थी। एक ने तो हाथ उठा लिया था मुझे मारने के लिए। फिर जाने क्या हुआ सोचकर रुकती हुई बोली, तेरे चलते हम सब भी काटे जाएंगे। मैं ख्यालों में खो गई, ऐसे जैसे कि उन्हीं पुरानी बातों की कोई फिल्म चल रही है जिसमें मैं हूँ और मैं अपनी फिल्म देख रही हूँ। मन मेरा बड़ा भारी होता जा रहा था। इसी बीच मुन्ना बोले, अरे ऐसे चुप क्यों बैठी हो, तैयार हो ना। तभी जीन्स देखते ही कहा, अरे वाह, पहले तो कभी तुम्हें जीन्स में देखा ही नहीं। तो मैंने कहा, क्योंकि पहले कभी पहना ही नहीं, पहली बार खरीदा है। तो वह बोले, अच्छा तो पहनो ना, देर क्यों कर रही हो। तुम्हारी अम्मी जीन्स देखकर तुम्हें कुछ बोली नहीं? मैंने कहा, मैं भूल कर भी बता देती तो मेरी खैर नहीं थी। जीन्स पहनकर आती जाती लड़कियों औरतों को देखकर ही उनका गुस्सा सातवें आसमान पर हो जाता है। लानत भेज भेज कर कहती हैं, पूरा पूरा शरीर मालूम पड़ता है कि कहाँ क्या है। शरीर की चमड़ी की जगह कपड़ा चिपक जाता है बस। लेगी जीन्स दोनों के लिए उनका यही कहना है। तो वह बोले, तो अब तुम्हारा क्या ख्याल है, खरीद लिया, छिपा कर लाई भी हो, भाई बहन माँ कोई यहाँ नहीं है, तो क्या करोगी, जैसे लाई हो वैसे वापस लेती जाओगी। मैंने कहा, नहीं, यह बरसों की तमन्ना पूरी होने जैसा है। इसे पहनने को लेकर अम्मी ये बातें तब कहा करती थी जब मैं 14-15 वर्ष की हुआ करती थी। तब से लेकर अब तक हालात बहुत बदल गए हैं। इन बदले हुए हालात ने अम्मी की सोच को भी बहुत बदल दिया है। तब जीन्स पहनने पर मुझे भले ही ज़मीन में जिंदा गाड़ देती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आज वह अगर खुश नहीं होंगी तो मना भी नहीं करेंगी। बहुत होगा तो इतना कहेंगी, का बेंजी तुझे और कोई कपड़ा पसंद नहीं आया, तुम भी फैशन की दीवानी हो गई हो। और तब अगर मैं कहूँगी कि ठीक है अम्मी, तुझे नहीं पसंद है तो नहीं पहनूंगी, तो वह कहेंगी, अरे मैंने मना थोड़ी किया, जब पहन लिया कर कभी कभी। जब पहली बार लेगी लेकर आई थी तो ऐसी ही बातें की थी उन्होंने। यह सुनकर वह बोले, तो अब क्या सोच रही हो। मैंने कहा, हूँ कुछ नहीं, बस तैयार होती हूँ। जीन्स में ही या सलवार सूट में चलोगी। मुन्ना ने यह पूछा तो मैंने कहा, जीन्स में ही। जब अम्मी इतना बदल गई हैं तो हमें भी तो 2-4 कदम आगे बढ़ना ही है। इतना कहकर मैंने गाउन उतार कर जीन्स पहनी और उस पर खुद की डिजाइन की गई बिल्कुल सफ़ेद रंग की स्लीवलेस चिकन की कुर्ती, जिस पर मैंने सामने टमी और ब्रेस्ट के पास हल्की कढ़ाई की थी। कमर पर 2 इंच चौड़ी एक डिजाइन थी। पानी में तैरती मछलियाँ जो एक दूसरे से दूसरे सिरे तक जा रही थी, स्ट्रेचेबल जीन्स मुझ पर बिल्कुल फिट थी। कुर्ती का गला मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है। हल्की नीली जीन्स सफ़ेद कुर्ती पर जब मैंने ब्लैक वैली पहनी तभी मुन्ना
मोबाइल पर अपनी बात खत्म कर मेरी तरफ मुड़े, मुझ पर एक नज़र डाली, खुश होकर आंखें बड़ी करते हुए बोले, तुम तो हॉलीवुड की स्टार लग रही हो, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। जीन्स पर स्लीवलेस कुर्ती, यह स्टाइल मैं पहली बार देख रहा हूँ। या तुम्हारे दिमाग की उपज है या इसे कहीं और देखा था। यह सुनकर मैंने कहा, जब जीन्स लेकर आई और रात में अपने कमरे में पहन कर देख रही थी कि मुझ पर कैसी लगेगी, उस समय कुर्ता पहना हुआ था। शीशे में देखकर मुझे लगा कि कुर्ता इस पर नहीं जच रहा है। तभी दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाओ जो कुछ खास हो। बस ऐसे ही यह बन गई, स्लीवलेस चिकन कुर्ती। कहीं और पहले ऐसी कुर्ती बनी हो तो मैं नहीं कह सकती। यह सुनकर मुन्ना बोले, गुड, तुम में तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है। चलो अब चलते हैं, रास्ते में भी बहुत कुछ बातें करनी है। मैंने चलते चलते अपने को शीशे में देखा कि ठीक लग रही हूँ कि नहीं, कहीं बेढंगी फुहर तो नहीं लग रही हूँ। लेकिन खुद को देखकर मन में यह आए बिना नहीं रहा कि अच्छी तो लग रही हूँ। जांघों छातियों पर नज़र बार बार टिक जा रही थी। छातियाँ जहाँ मुझे कुछ ज़्यादा ही भारी लग रही थी, वहीं जांघें थोड़ी मोटी नज़र आ रही थी। मैं हटने वाली ही थी शीशे के सामने से कि तभी मुन्ना ने मेरे हिप पर अपनी मजबूत हथेली की एक धौल जमाते हुए कहा, गॉर्जियस लग रही हो, लेकिन ब्यूटी क्वीन, मुझे चिंता हो रही है। यह सुनकर मैंने कहा, अरे तुम्हें काहे को चिंता हो रही, तैयार तो हूँ। तो वह बोले, यही तो चिंता हो रही है, बाहर सब मुड़ मुड़ कर तुम्हें ही देखेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वो इस तरह मुंह बनाकर बोले कि मुझे हंसी आ गई। मुन्ना ने रोड पर आते ही एक रिक्शा कर लिया। जब उसने पूछा, कहाँ चलना है बाबू, तो मुन्ना ने कहा, दादा इस शहर के बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते, बस थोड़ी देर घूमना है, जहाँ सही लगे ले चलो, और बताते भी चलो कि कहाँ से निकल रहे हैं, वहाँ क्या खास है। पैसे की चिंता नहीं करना, जितना कहोगे उतना आपको दे देंगे। मुन्ना की यह बात मुझे कुछ अजीब लगी, लेकिन मैं कुछ बोली नहीं। और रिक्शा वाला बुजुर्ग और बहुत ही भला आदमी लग रहा था। अपनी ठेठ बनारसी में बोला, बाबूजी, भोले बाबा जोन नसीब में हमरे लिखल हमें मिल जाई, हम तो के कुछ बताओ ना। उसके जवाब से मुझे लगा कि इसने कितनी बड़ी बात कह दी, कितना संतोष है इसे। हम यहाँ पैसे के लिए जान दिए चले जा रहे हैं, हम यहाँ पैसे के लिए जान दिए चले जा रहे हैं। पैसा ना मिल जाए इसके लिए बूढ़ी अम्मी को अकेली छोड़कर 10-15 दिन के लिए यहाँ चले आए हैं। मुन्ना भी उसकी बात से इतना मुतासिर हुए कि उसे देखते रह गए। तो उसने कहा, बैठल जाए बाबू, अपन जान तो है निके निके जगहियाँ ले चलब। हमको लेकर वह गोदलिया की तरफ चल दिया। हम वहाँ की मार्केट देखते रहे। मेरे दिमाग में अपने काम धंधे की बात चलती रही। वह चौराहे पर थोड़ा ठिठक कर संकोच के साथ बोला, बाबूजी, यह गोदलिया चौराहा है, पत्थर का ऐसन बनावट वाला खंबा और कहीं नहीं देख पाएंगे। एकदम ऊपर बैठा है नंदी बाबा। बाबा विश्वनाथ की ओर मुँह किए हैं। गोदलिया की जान है या नंदी बाबा, जो इनको हाथ नहीं जोड़ता उसको भोले बाबा की कृपा नहीं मिलती। हम उस मूर्ति और खंबे की खूबसूरती को देखते रह गए। मूर्ति और पिलर दोनों ही वास्तुकला के खूबसूरत नमूना है। नंदी महाराज का तो जवाब ही नहीं। मुन्ना ने पूछा, और बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर कितनी दूर है? तो आप बोले, नज़दीक है बा, बस 150-200 मीटर दूर। वहीं से खड़े होकर आप गंगा मैया के भी दर्शन कर सकते हैं। रिक्शा वाला धीरे धीरे चलता रहा। मुन्ना तरह तरह की बातें पूछते रहे। वह बताता रहा, बिल्कुल प्रोफेशनल गाइड की तरह। खाने पीने के मामले में भी उसकी अच्छी जानकारी थी। पूछने पर उसने बताया, बाबूजी, नाश्ता में यहाँ की कचौड़ी, सब्जी, जलेबी का अपना ही मज़ा है। ऐसा स्वाद न घर पर मिलेगा न यहाँ के बड़े बड़े होटलों में। शाम को समोसा और लवंग लता का तो कोई जवाब ही नहीं। मैं लवंग लता समझ नहीं पाई। मुन्ना से पूछा तो उन्होंने भी कोई सही जानकारी नहीं थी उन्हें भी। वह कुछ बोलते उसके पहले ही वह बोला, बिटिया, लवंग लता बहुत बढ़िया मिठाई है, खोवा, मैदा और शक्कर की चाशनी से बनती है। इस समय तो नाश्ते में यही सब मिलता है, यही सब चलता है। आप लोगों का मन हो तो कहिए किसी दुकान पर ले चलें।
मेरा मन देखकर मुन्ना ने कह दिया किसी अच्छी दुकान पर चलने के लिए। बेनज़ीर रिक्शे वाले की बातें कशिका बोली में बता रही थी। बेनज़ीर मुझे रिक्शे वाले की बातें कशिका बोली में बता रही थी, तो बोली समझने में मुझे कुछ असहजता महसूस हो रही थी, तो मैंने 1-2 बार बातें रिपीट करवाई। इस पर बेनज़ीर ने कहा, आप ठहरे खड़ी बोली वाले, आगे मैं आपको उसी में सारी बातें बताऊंगी। मैं तो यहाँ की उस बोली में रच बस गई हूँ जिसमें वह बोलता था। बेनज़ीर की बात से मैंने खुद को बड़ा छोटा महसूस किया। वह अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई कहती हैं, जिस दुकान के सामने उसने रिक्शा रोका वह एक ठीक ठाक दुकान लग रही थी। अंदर एक साथ 15-16 लोगों के बैठने की जगह थी। मुन्ना ने उसे भी अंदर चलने के लिए कहा तो वह हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी मीठा हमारे लिए जहर है, हमें शुगर है। बहुत कहने पर वह समोसा खाने को तैयार हुआ। 2 समोसा बिना शक्कर की चाय लेकर वह बाहर रिक्शे पर ही बैठकर खाने लगा। मैंने और मुन्ना ने लवंग लता खाई। वाकई मिठाई बहुत अच्छी थी, हम दोनों को पसंद आई। इसके बाद हमें वह आसपास घुमाता रहा। कपड़ा मार्केट भी दिखाई। बोला, दुनिया भर में प्रसिद्ध बनारसी साड़ी का यह बहुत बड़ा बाजार है। यहाँ लल्लापुरा और मदनपुरा में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। उसके साथ हम करीब 2 घंटे घूमते रहे। एक बार फिर कहती हूँ कि मुझे रिक्शा चालक के साथ साथ वह एक बहुत ही बढ़िया गाइड भी लगा। राजनीति पर भी टीका टिप्पणी करता जा रहा था। बड़े जोरदार शब्दों में कहा, मोदी जी बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को फिर से जिया दिए हैं। अभी बहुत सा काम होना बाकी है, फिर भी नगर का चेहरा बदल दिया है। आप फिर अगर 2-3 साल बाद आएंगे तो इसे पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक यह बहुत ही बदल चुकी होगी। काम तेजी से चल रहा है। उसकी बातें सुनकर मुन्ना ने पूछा, गंगाराम, तुम्हें शहर के बारे में इतनी सारी जानकारी कैसे हुई? कब से हो यहाँ पर? वह इत्मीनान से बोला, बाबूजी, हमने जब से होश संभाला है तब से अपने को यहीं बाबा विश्वनाथ के चरणों में पाया है। जौन शांति, जौन कृपा बाबा विश्वनाथ, गंगा मैया की हमें यहाँ मिली, उसके बाद हमें कुछ और की चाह नहीं रही। अपन तो पक्का बनारसी वाली यही सोच है कि कम्मे खाए बनारसे रहे। कुछ भी हो जाए, हम बाबा भोलेनाथ की नगरी छोड़कर कहीं और जाने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने माँ बाप, बीवी, बच्चों, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो उसने कहा, बाबूजी, जब होश संभाले तब खाली अम्मा को देखे। बाबूजी के बारे में अम्मा ने बताया था कि जब हम सब भाई बहन छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, उसी समय एक बार हमारे बाबूजी यहीं मदनपुरा में एक दंगे में फंस गए थे। वो और उनके 2 साथी शाम को छुट्टी होने पर साइकिल से घर लौट रहे थे। सब लोग बनारसी साड़ी के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करते थे। दंगा शाम को ही शुरू हुआ था। व्यापारी ने सबकी छुट्टी कर दी कि सुरक्षित घर चले जाओ, लेकिन यह सब लोग थोड़ी दूर चलते ही दंगाइयों से घिर गए। पहले तो बाबूजी किसी तरह बच निकले, लेकिन साथी को बचाने के चक्कर में दोबारा फिर फंस गए। साथी तो बच गए, लेकिन वह नहीं बच पाए, अपनी जान गंवा बैठे। साथियों ने बाद में बताया था कि इतनी निर्दयतापूर्वक दंगाइयों ने उन्हें मारा था कि उनका एक हाथ कभी नहीं मिला। जब मिट्टी आई तो चेहरा भी हम सब देख नहीं सके थे। जानवरों की तरह मारा था उन सब ने। उनके दोनों साथी जब तक जिंदा रहे तब तक आते रहे। बहुत दिन तक हमारे परिवार की मदद भी करते रहे, लेकिन बड़ा परिवार था, उन लोगों की भी आमदनी कुछ ज़्यादा नहीं थी। आखिर हम सब की पढ़ाई लिखाई बंद हो गई। अम्मा घरों में काम काज करके किसी तरह पालती पूछती रही। फिर जैसे जैसे हम बड़े हुए, काम धंधा करने लगे और परिवार बनाकर रहने लगे। अम्मा जब तक रही हम सब उनकी जी जान से सेवा करते रहे। हम भी अपने लड़कों को जितना पढ़ा लिखा सकते थे पढ़ाया लिखाया। अब सब अपने अपने परिवार के साथ खुश हैं। सब दिल्ली में अपनी घर गृहस्थी बसाए हुए हैं। सब बोलते हैं, बाबू अम्मा के साथ हमारे पास आ जाओ, वहाँ अकेले रहकर क्या करोगे? हमने कहा, चाहे जो हो जाए, काशी छोड़कर नहीं कहीं और न जाएंगे। बस हम बूढ़ा बूढ़ी अपन अकेले बनावत खाद पियत भोले बाबा गंगा मैया के नाम लेकर जी रहे हैं। जीना मरना सब यही है। इसको छोड़कर
कहीं जाना नहीं है। वो बोलता जा रहा था और मैं मुन्ना के बगल में बैठी बार बार उसकी बाहों को दबा रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। उसने यह भी बताया कि वह अपने तीनों बेटों को ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं सका, लेकिन तीनों अच्छे मोटर मैकेनिक हैं और किसी बड़ी मोटर कंपनी में काम करते हैं। तीनों की बीवियां भी घर पर सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, किसी रेडीमेड कपड़े की दुकान के लिए। सारा कपड़ा वहीं से आता है, सिलकर वहीं देना होता है। भोले बाबा की कृपा से सब अच्छे से खा पी रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। दूसरे तीसरे महीने कुछ पैसा भी तीनों भेज देते हैं। सब बोलते हैं बाबू अब इस उम्र में रिक्शा ना चलाओ, हम लोगों को अपनी अम्मा की सेवा करने का मौका दो। लेकिन बाबू हम भोले बाबा को छोड़कर नहीं जा सकते, हम नहीं गए। कह दिया जब तक दम है तब तक चला रहे हैं रिक्शा। थोड़ा बहुत कमाई बूढ़ा भी कर लेती हैं, घर पर ही दुकान किए हुए हैं। गंगाराम की बातों से हम दोनों ही बहुत प्रभावित हुए। उसकी बातों को सुनना और चाहते थे, लेकिन रात के करीब 9:30 बज चुके थे, इसलिए हम एक होटल से खाना पैक कराकर वापस आ गए। गंगाराम करीब 3 घंटे हमारे साथ रहा। उसका हिसाब किताब मन में ही करके मुन्ना ने उसे 300 रुपये दे दिया। जब अपना खाना हम पैक करवा रहे थे तो सोचा उसका और उसकी पत्नी के लिए भी करवा दें, लेकिन गंगाराम ने यह कहकर मना कर दिया कि बुढ़िया खाना बनाई होगी, लेकर जाएंगे तो गुस्सा होगी। हम खाना का निरादर सोच भी नहीं सकते कि बस गया है तो फेंक दें, इसलिए रहने दीजिए, अपना पैसा बर्बाद ना करिए। हमें उसकी बात माननी पड़ी। जब वह छोड़कर जाने लगा तो मुन्ना ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। मैं बेनज़ीर को फिर से बेनज़ीर पर ही केंद्रित करना चाहता था, तो अवसर मिलते ही कहा, बेनज़ीर जी आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग बेनज़ीर के बजाय गंगाराम की ही बात करने लगे हैं? यह सुनकर वह बोली, नहीं ऐसा है कि हमारे बारे में जैसे आपके मन में यह बात आ सकती है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण की नगरी लखनऊ जैसा शांत बढ़िया नगर छोड़कर हम तीर्थ नगरी काशी में क्यों आ बसे, हम यहाँ क्यों आ बसे। आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं गंगाराम की बातों से देना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि उसकी बातें इस शहर का जीवन में क्या महत्व है यह अच्छे से बताती हैं, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए गंगाराम पर। यह सुनकर मैंने कहा, आपके दृष्टिकोण को देखते हुए मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आप बताइए आगे क्या। यह कहते हुए मैं मुस्कुरा रहा था। बेनज़ीर ने उस मुस्कुराहट का पता नहीं क्या मतलब निकालते हुए कहा, आप लोग कौन सी बात को कहाँ लेकर पहुँच जाएं, इसकी कोई सीमा नहीं है। खैर उसके जाने के बाद हम लौटकर बेड पर बैठे हुए थे कि मुन्ना के मोबाइल पर अम्मी का फ़ोन आ गया। मुन्ना ने मेरी तरफ देखा ही था कि मैंने जल्दी से कहा कि बोल दो मैं दूसरे कमरे में हूँ। उन्होंने कॉल रिसीव की, नमस्ते बोला। उधर से अम्मी की घबराई हुई आवाज़ आई। वह बोली, बेटा बहन जी कहाँ है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मुन्ना ने मेरी ओर देखते हुए कहा, चाची हो सकता है उसका मोबाइल साइलेंट मोड में हो, यहाँ सब ठीक है, आप घबराइए नहीं, मैं जाकर देखता हूँ, उससे कहता हूँ कि वह आपसे बात कर ले। यह कहकर मुन्ना ने फ़ोन बंद कर दिया। वह मेरी तरफ देख ही रहे थे। मैंने कहा, अरे मुझे फ़ोन की घंटी सुनाई ही नहीं दी, सच में तो साइलेंट नहीं हो गया। मैंने बैग से मोबाइल निकाला तो आशंका सही निकली। रिंग ऑन करके बात की। अम्मी बड़ी घबराई हुई थी। मैंने सारी बातें बताई कि फ़ोन की घंटी सुन नहीं पाई। तुम परेशान ना हो, यहाँ सब ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना पीना सब ठीक है। अम्मी दुआ कर कि यहाँ मैं अव्वल आऊँ, जब घर आऊँ तो बाराबंकी से भी बड़ी ट्रॉफी लेकर आऊँ। फिर अम्मी से मैंने उनकी सेहत, खाने पीने, काम धंधे आदि के बारे में बात कर ली। अम्मी बोली, मुन्ना के घर वाले दे जाते हैं, चाय नाश्ता सब मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे बना लूँगी, लेकिन मुन्ना की अम्मा कहती है कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक नहीं रहती, कहीं गिर गिरा गई तो बुढ़ापे में बड़ी मुसीबत हो जाएगी, और फिर पड़ोसी होकर हम इतना भी नहीं कर सकते क्या? मुन्ना तो जाते जाते कह कर गया था कि आपका ध्यान रखना है, नहीं रखा तो आकर बहुत नाराज़ होगा। बेन जी सच में बहुत नेक परिवार है, ऐसा नेक पड़ोसी अल्लाह ताला सभी को दे। उसके अब्बू, अम्मी, भाई सब दिन भर में कई कई बार आकर हाल चाल पूछ जाते हैं।
घर में जो कुछ बनता है वो ला कर दे जाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तब तो बहुत बढ़िया है अम्मी, मैं अब आराम से बेफिक्र होकर यहाँ काम में मन लगा सकूंगी, तुम परेशान ना होना। यहाँ मुन्ना मेरा पूरा ध्यान रखते हैं। मुन्ना मेरे बगल में ही बैठे थे। मैंने उसकी जांघ पर हल्की सी चुटकी काटते हुए अम्मी से बात खत्म की। उन्होंने भी मेरी एक खास जगह पर चुटकी काटी, जिससे मैं एकदम झटके से उठ खड़ी हुई, लेकिन मुंह से ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकलने दी जिससे दूसरी तरफ अम्मी कुछ समझ पाती। बात खत्म कर मैंने मोबाइल किनारे रखते हुए मुन्ना से कहा, ओफो, प्यार की चुटकी ऐसे काटी जाती है कि जान ही निकल जाए। तो वह बोले, तो कैसे काटी जाती है? तो मैंने कहा, तो वो बोले कैसे काटी जाती है? उन्होंने मुझे बाहों में खूब जोर से दबाकर छोड़ते हुए कहा। तो मैं उनके गले में हाथ डालकर बोली, ऐसे जैसे कि सुरखाब के पर से हौले हौले ठहरे हुए पानी को सहलाया जाए, लेकिन पानी में जुम्बिश तक ना हो, और तुमने तो जैसे पानी में नाव का चप्पू ही चला दिया। फिर मैंने कपड़ा हटाकर वह जगह दिखाई जहाँ उन्होंने अपने हिसाब से बहुत प्यार से चुटकी काटी थी। वह जगह अच्छी खासी सुर्ख हो गई थी। उस जगह को चूमते हुए उन्होंने कहा कि पता नहीं तुम कुछ ज़्यादा नाजुक हो गई हो या मेरे हाथ ज़्यादा कठोर है। मैंने कहा, ना तुम ज़्यादा कठोर हो ना मैं ज़्यादा नाजुक हूँ। हमारी मोहब्बत इतनी कठोर है कि सुरखाब के पर भी अपना गहरा निशान छोड़ जाते हैं। इतना कहकर मैं उनके गले से और ज़्यादा लिपट गई। उन्होंने भी मुझे बाहों में भरकर खूब प्यार किया। यह सुनकर मैंने कहा, मानना पड़ेगा बेनजीर जी कि आप किसी शायरा से कम नहीं। क्या बात कही है। हमारी मोहब्बत इतनी गहरी है कि सुरखाब के पर भी अपना गहरा निशान छोड़ जाते हैं। वह बहुत खूब। यह सुनकर बेनजीर बोली, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं भी यही कहूँगी कि आप एक शानदार श्रोता हैं। मैं आज चौथी मीटिंग में भी देख रही हूँ कि आप बहुत ही ध्यान से, धैर्य से मेरी बातें ऐसे सुनते रहते हैं जैसे मैं खूबसूरत कहानियाँ सुनाने वाली किस्सा गो हूँ। तो मैंने कहा, निस्संदेह वह तो आप हैं ही। किस्से कहानियाँ जीवन पर ही तो लिखे जाते हैं। जितना विविधतापूर्ण जीवन उतनी बेहतरीन कहानी। और अब तक आपने अपने बारे में जो जो बताया वह एक रोलर कोस्टर की तरह बड़ा तीखा उतार चढ़ाव भरा है। इसीलिए तो मन में एक शानदार उपन्यास लिखने की बात उठी। अब तक आप जिस तरह सिलसिलेवार सब बता रही हैं उससे मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वास्तव में उपन्यास लिख तो आप ही रही हैं। मैं तो स्टेनो बनकर रह गया हूँ, बस इसे लिखना भर है। यह सुनते ही बेनजीर बोली, इसे मैं आपका बड़प्पन ही कहूँगी। लेकिन मैंने कहा, लेकिन यही यथार्थ है। खैर, भरपूर प्यार का दौर खत्म होने के बाद आप दोनों ने, मैंने जानबूझकर बात फिर अधूरी छोड़ दी। इस पर बेनजीर बोली, हाँ, उसके बाद बड़ी देर तक हम दोनों ने अगले दिन के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए तैयारी करते रहे। हम दोनों अगले दिन जब कार्यक्रम में पहुंचे तो उसे हमने अपनी उम्मीदों से भी कहीं ज़्यादा बड़ा भव्य पाया। कार्यक्रम का शुभारंभ एक केंद्रीय मंत्री ने किया। कई विधायक और लोक कलाओं, खासतौर से बुनकर जरदोजी से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां आई थीं। कई बहुत बड़े एनजीओ ने अपने हाई फाई तमाम तरह की चीज़ों तामझाम से पूरा कार्यक्रम ही हाईजैक कर लिया था। कार्यक्रम से पहले जिन कुछ पुरुष महिलाओं को हम ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हस्तियां समझ रहे थे कि वह सब उद्घाटन समारोह में परफॉर्म करने आए हैं, वास्तव में वह सब बड़ी बड़े एनजीओ के मालिक और कर्ता धर्ता निकले। महिलाओं की हाई फाई स्टाइल ग्लैमरस महंगे परिधान के सामने मैं और मेरे जैसे असली हुनरमंद बड़े मामूली लग रहे थे। मुन्ना जैसे लोग, छोटे मोटे एनजीओ वाले, एकदम साफ दिख रहा था कि वहाँ सब करोड़ों की हैसियत रखने वाले लोग थे। सारे तमाशे देखकर मुन्ना या कहे बिना ना रह सके। मैं भी कई साल से रात दिन पूरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। सरकारी धन जिस काम के लिए मिलता है उसे पूरी ईमानदारी से उसी मद में खर्च करता हूँ, फिर भी कोई खास बचत नहीं हो पाती। कितना समय, पैसा तो अधिकारियों, बाबुओं, ऑफिसों के चक्कर काटने में निकल जाता है, फिर भी पेमेंट में महीनों की देरी मामूली बात है।
मेरे चेहरे पर से भी उत्साह गायब था। बड़े संकोच में थी। मुन्ना ने मेरे मन की हालत को समझते हुए कहा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें दिमाग से यह निकालना ही पड़ेगा कि हम ऐसी जगह पर आगे बढ़ रहे हैं जहाँ प्रतिभागी एक जैसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ेंगे। रेस के लिए यहाँ जो कुछ फार्मूला 1 रेस के लिए यहाँ पर जहाँ कुछ लोग फार्मूला 1 कार से फर्राटा भरेंगे, तो वहीं कुछ बाबा आदम के ज़माने की घरेलू कारों से उनके पहियों के निशान देखते देखते उनका पीछा करेंगे। वह इस स्थिति से बड़ा गुस्से में थे। मैंने जब उन्हें बताया कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो उन्होंने कहा, अच्छी बात है कि मुकाबले से भागने के बजाय कैसे सफलतापूर्वक भाग लिया जाए इस बारे में तुम सोच रही हो। मैंने सीधे सीधे कहा, या मैं यकीन से कहती हूँ कि कल जब प्रदर्शनी शुरू होगी तो इन लोगों के तामझाम लाओ लश्कर के आगे हमारा मामला कमज़ोर भले ही दिखे, भले ही यही लोग एड़ी से लेकर चोटी तक सारी ट्रॉफियाँ लेकर जाएं, मगर लोगों की नज़रों में हमारा काम भी आएगा, वह ज़रूर उसे पसंद करेंगे। यह सुनकर मुन्ना ने कहा, हमारा काम लोगों की नज़र में आ जाए, हमारा उद्देश्य इतना ही नहीं है। इतनी दूर आए इसलिए है कि नाम के साथ साथ काम भी मिले। प्रदर्शनी कल शुरू होगी, लेकिन सारी प्राइम लोकेशन इन पैसे वालों ने खरीद ली है। हमारे स्टॉल कोने में है। इससे नुकसान यह होगा कि ज़्यादातर लोग तो हमारे तक पहुंचने से पहले ही वापस हो लेंगे। कंपनियों के प्रतिनिधि भी हम तक कम ही पहुंचेंगे। इन सारी चीज़ों का असर फाइनली बिजनेस और पुरस्कारों की घोषणा पर भी पड़ेगा। बीच में कई कार्यक्रम हैं, फैशन शो भी है। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिली थी। फैशन शो में बड़े बड़े धुरंधर हिस्सा लेंगे। हमारे पास ऐसी टीम ही नहीं है। जो 6 लोग हैं वो पहले से ही दूरी बनाए हुए हैं। इतने अपॉर्चुनिस्ट होंगे मैंने सोचा भी नहीं था। सब यहाँ आए बड़े धुरंधरों के आगे पीछे हो लिए हैं। इन सबको कार्यक्रम की जानकारी पहले से थी। फर्जी तरीके से फॉर्म भी भर दिए थे। मुझे भनक तक नहीं लगनी थी। इसी समय मुन्ना ने अचानक ही मुझसे पूछा, सुनो, एक बात बताओ, मुझे अपने साथियों से जो अनुभव मिल रहा है उससे मेरे मन में एक डर पैदा हो रहा है कि कहीं तुम भी। मुन्ना ने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन मैं समझ गई थी। उनकी बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया। मैं हक्का बक्का से उन्हें देखने के बाद बोली, रुक क्यों गए? तो उन्होंने कहा, छोड़ो, जाने भी दो, मैं ऐसे ही। मैंने कहा, कैसी बातें करते हो? ऐसा क्यों सोच लिया कि मैं भी उन लोगों की तरह बदल जाऊंगी? इतने दिनों में मुझे बस इतना ही समझ पाए हो? मैंने जीवन भर के लिए तुम्हें अपनाया, काम धाम के लिए नहीं। मिल गया तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। मुझे तुम मिल गए हो, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ हो भी नहीं सकता। फिर कभी ऐसा मत कहना। कहना क्या, सोचना भी नहीं। मैं उनसे इतना कहते हुए काफ़ी भावुक हो गई तो मुन्ना ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे मैंने मजाक किया था, तुम तो सही मान बैठी। यह कहते हुए वह मेरी तरफ ऐसे बढ़े कि जैसे बाहों में भर लेंगे, लेकिन आसपास बहुत से लोगों को देखकर रुक गए। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐसा भी क्या मजाक की छुरी सा दिल पर घाव कर दे। मैंने अपना सब कुछ सौंप दिया है तुम्हें, और अभी तक तुम मुझ पर विश्वास भी पूरा नहीं कर पाए। मैं तो जितना भी है सारा विश्वास तुम पर करके आंख मूंद कर तुम्हारे साथ सैकड़ों किलोमीटर दूर यहाँ चली आई, वह भी इतने दिनों के लिए अपनी बूढ़ी बीमार माँ को छोड़कर। मेरी बातों से मुन्ना को लगा कि मामला तो गंभीर हो गया है, जरा सी बात बड़ा गंभीर रूप ले रही है। तो उन्होंने कार्यक्रम समाप्त होने से पहले ही बात का रुख बदलते हुए कहा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, उद्घाटन हो गया है, अभी अपनी बड़ी बड़ी बातें ही कहेंगे, मुख्य काम तो कल से शुरू होगा। पंडाल काफ़ी बड़ा था, भीड़ भी काफ़ी थी। हमें निकलने में 6-7 मिनट लग गए। पंडाल के अंदर मैं अचानक ही बहुत घुटन महसूस करने लगी थी, तो मुन्ना के कहते ही मैं बाहर आ गई, ऐसे जैसे बेसब्री से इसी का इंतज़ार कर रही थी कि मुन्ना कहे और हम बाहर चलें। बाहर आकर
मैंने इस तरह गहरी सांस ली मानो बहुत देर से रोके हुए थी। मैंने तुरंत कहा, यहाँ पूरे समय बैठे रहने से अच्छा है कि बड़ी तेजी से अपना रंग रूप बदल रहे इस शहर को देखा जाए, अपने काम की मार्केट तलाशी जाए। मुन्ना ने कहा, अभी कुछ देर पहले ही मेरे दिमाग में आया कि तुमने जो सैकड़ों तरह की नई नई डिजाइन्स बनाई हैं, उसके बारे में यहाँ जहाँ पर बनारसी साड़ियाँ बनती हैं वहाँ चलकर संपर्क किया जाए। मुझे उम्मीद है कि ट्रेंड से हटकर तुम्हारी डिजाइनें इन लोगों को पसंद आएंगी और एक बार काम शुरू हो गया तो बात बहुत आगे भी जा सकती है। हाँ, मैंने कहा कि हाँ। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, हाँ, लेकिन बनती कहाँ है, कुछ तो पता है नहीं। इतने बड़े घने बसे शहर में कहाँ ढूंढेंगे। इस पर मुन्ना ने कहा, गंगाराम सब बताएगा, इसीलिए तो उसका मोबाइल नंबर ले लिया था। भोला, ईमानदार और बहुत ही जानकार आदमी है, पूरे शहर की जानकारी रखता है, इसकी हर एक धड़कन को गिनता है। मैंने कहा, ये तो है, पूरे शहर का खाका उसके दिमाग में बसा हुआ है, लेकिन उसकी एक बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। तो उन्होंने पूछा, कौन सी? मुन्ना ने गंगाराम को फोन मिलाते हुए पूछा था। यही तो मैंने कहा, यही कि यह शहर तब भी था जब यह पृथ्वी भी नहीं थी। यह सुनकर वह बोले, हाँ, यह बात तो मैं भी ठीक से नहीं समझ पाया था। अभी आए तो पूछता हूँ। तुम्हारे मन में प्रश्न था तो उसी समय पूछना चाहिए था, लेकिन तुम तो बिल्कुल मूर्ति बनकर बैठ जाती हो, बार बार मेरी चुटकी काटने और मुस्कुराने के अलावा कुछ भी नहीं बोलती। मैंने कहा, मैं क्या बोलती, संकोच कर रही थी कि क्या पूछूं, बात पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। मुन्ना को फोन पर देर तक लगा देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ, उससे बात नहीं हो पा रही है क्या? मुन्ना बोले, नहीं, बार बार एंगेज बता रहे। मैंने कहा, इतनी लंबी बात किससे कर रहा होगा? मुन्ना ने कहा, बेगम से करेगा और किससे? मैंने कहा, तुम्हें भी मजाक सूझता है, इस उम्र में बेगम से इतनी देर कौन बात करता है? तो वह बोले, क्यों, उम्र हो गई तो क्या बेगम से प्यार भी नहीं करेगा? यह कहाँ कहानी है? मैं कल तुमने भले ना देखा हो, मैंने पूरा ध्यान दिया था। अपनी बेगम की बात करते हुए वह इतना वो हो गया था कि क्या हो गया था, मैंने बीच में बोल दिया। तो मुन्ना बोले, अरे क्या कहते हैं उसको, मतलब कि उसकी आवाज़ में बेइंतहा मोहब्बत झलक रही थी। अच्छा, पहले देखें कि उससे बात हो पाएगी कि नहीं। करीब 2 मिनट में बात करने के बाद मुन्ना ने कहा, उसे यहाँ आने में करीब 15 मिनट लगेंगे, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा, करते हैं, और कोई रास्ता भी तो नहीं है, किसी और को कर लिया तो पैसे भी खर्च हो जाएंगे और कोई काम भी नहीं बनेगा। यहाँ का हाल देखकर तो लगता है कि इस कार्यक्रम में आने का फैसला ही गलत था। मेरे आए कहने पर वह बोले, यह सब सोचने में इतनी जल्दबाजी ना करो, आज पहला दिन है, बहुत से लोग तो अभी तक आए ही नहीं है, 1-2 दिन बाद तस्वीर पूरी तरह साफ होगी। देखो, अपना उद्देश्य खाली बड़ी ट्रॉफी लेकर उसे घर के किसी कोने में सजा देना बिल्कुल नहीं है। मेरा एक ही उद्देश्य होता है, ऐसी जगहों पर जाने का कि वहाँ अपनी फील्ड के लोगों से मिलूं जुलूं। इससे हमें तमाम तरह की नई तरह की बातें पता चलती हैं, अपने काम को और बढ़ाने के नए रास्ते पता चलते हैं। यहाँ जिस तरह की मार्केट है मेरे दिमाग में, उसे देखकर कुछ और भी चल रहा है मेरे। मैंने पूछा, क्या चल रहा है? तो वह बोले, अभी मैं स्वयं ही पूरी तरह साफ साफ समझ लूँ, फिर बताता हूँ कैसे कोई रास्ता हम दोनों के लिए निकल सकता है। पहले गंगाराम आ जाए तो आज उसी के साथ और ज़्यादा पता करते हैं, ज़रूरत हुई तो और कई दिन चलेंगे, कुछ ना कुछ तो यहाँ से बड़ा करके ही लौटेंगे, छोटी या बड़ी ट्रॉफी मिले या ना मिले, लेकिन इस भोले बाबा की नगरी से हमारे काम का कोई बड़ा रास्ता जरूर खुल जाएगा, मुझे इसका पूरा भरोसा है। यह सुनकर मैंने कहा, अरे अभी ऐसा क्या जान लिया आपने यहाँ के बारे में जो इतना भरोसा कर बैठे? देखा जाए तो अभी तो शहर में कदम भर रखा है, कुछ देखा जाना कहाँ है हमने। तो मुन्ना ने कहा, सही कह रही हूँ कि अभी कदम भर रखा है, लेकिन इतने समय में ही जो देखा है उससे मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूँगा। मैंने कहा, तुम्हारी बातें, तुम्हारा भरोसा सही निकले, यही दुआ करती हूँ। मैं तो यह सारी बातें अभी समझ ही नहीं पा रही हूँ।
लेकिन कल गंगाराम बनारसी साड़ियों के बारे में जैसा बता रहा था, अपने यहाँ भी बचपन से ही हम लोग यह सब सुनते ही आ रहे हैं। यदि यहाँ किसी तरह कुछ काम धाम हाथ लग जाए तो आना सफल हो जाएगा। मुन्ना ने कहा, हाँ, अगर कोई ट्रॉफी भी जीत लेंगे तो उससे नाम तो होगा ही, काम पाना आसान होगा। मैंने कहा, अच्छा सामने देखो, गंगाराम ही आ रहा है ना? उधर देखकर मुन्ना बोले, हाँ वही है। टाइम का पंचुअल लग रहा है। 15 मिनट कहा था, करीब करीब उतना ही हो रहा है। मैंने कहा, हाँ, एक बात तो है कि हमें अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी या नहीं, या तो अगले कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन गंगाराम को हम लोगों की वजह से अच्छा खासा काम मिल गया। कल बढ़िया कमाई हो गई थी और आज भी होनी है। तब मुन्ना बोले, लेकिन मेहनत भी तो जी जान से कर रहा है। मैंने कहा, वह तो हम लोग भी कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से पूरी नींद सो नहीं पा रहे हैं। इसी बीच वह आ गया तो मुन्ना ने उससे कहा, गंगाराम जी, आज भी हमें अपने भोले बाबा की नगरी दिखाइए और ज़्यादा। और हाँ, कोशिश करिएगा कि ऐसी जगह पहले चले जहाँ कपड़ों की कढ़ाई, मेरा मतलब है कि जैसे बनारसी साड़ियाँ जहाँ बनती हैं वहाँ ले चले। अगर किसी कारखाने वगैरह के बारे में पता हो तो सीधे वहीं चलना। हमें उसके बारे में जानना है कि कैसे काम होता है, उसका बिजनेस कैसे होता है। यह सुनकर गंगाराम बोले, ठीक है बाबूजी, हम समझ गए। आपको पहले लल्लापुर, उसके बाद मदनपुरा ले चलेंगे। वहाँ काम बन जाए आपका तो ठीक है, नहीं तो फिर और कई जगह हैं, वहाँ भी ले चलेंगे। रिक्शे पर बैठते ही मुन्ना ने उससे बतकही शुरू कर दी और पूछा, एक बात बताइए, यहाँ विदेशी भी बहुत दिख रहे हैं, क्या यहाँ यह सब घूमने आते हैं या फिर कुछ काम धाम भी करते हैं? यह सुनकर गंगाराम ने कहा, बाबूजी, ज़्यादातर तो घूमने ही आते हैं, लेकिन फिर बहुत से यहीं रह जाते हैं। कई बरस यहीं पड़े रहते हैं, कुछ दिन के लिए आ जाते हैं, अपने देश फिर लौट आते हैं। सब यहीं की बोली बानी, खाना पीना सीखते यहीं रम जाते हैं। यहाँ रमने के बाद ये डूब जाते हैं यहाँ के रस रंग में। तमाम लड़कियाँ तो यहीं के लड़कों से शादी करके यहीं की हो जाती हैं। लड़का बच्चा सब है, कोई तो धोखा देकर चली जाती हैं, कुछ बच्चा भी यहीं छोड़ जाती हैं। यह क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो जाएगा? गंगाराम ने कहा, बाबूजी, अभी तो आपने कुछ जाना ही नहीं। क्या? कभी कभी यह भी सुनाई देता है कि फला जने किसी लड़की के साथ बड़ी हंसी खुशी रह रहे थे, फिर लड़की कुछ दिन बाद अपने देश जाकर लौटने की बात कहकर जाती है, लेकिन जाकर फिर वापस लौटती ही नहीं। यही गम में तो कई जने मूर्खता किए और आत्महत्या कर ली। एक बार एक जने रूस की लड़की के साथ शादी करके कई साल से यहाँ रह रहे थे, कागज पत्तर कराए बिना। अचानक एक दिन लड़की अपने देश रूस जाने के लिए तैयार हो गई। वह उसे जाने नहीं देना चाह रहा था। उसे शक था कि यह जाएगी तो फिर वापस ही नहीं लौटेगी। जब उसने जाने की जिद कर ली तो उस बेवकूफ़ ने उसको भी मारकर खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन भोले बाबा की कृपा से दोनों हॉस्पिटल में बच गए, मगर जेल जाने से दोनों नहीं बच पाए। बाद में समझौता हुआ और लड़की अपने देश गई और फिर वापस आकर अपना वचन उसने पूरा भी किया। आकर बोली, जो आदमी मुझे इतना चाहता है कि जान ले सकता है, दे भी सकता है, उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मुकदमा खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन कानून तो अपना काम किए बिना नहीं रहता ना। वह तो अपना काम किए बिना मानता ही नहीं। दोनों फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, विधिवत शादी करके रह रहे हैं। मुन्ना ने कहा, मेरे लिए तो यह वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन यह सब भाषा वगैरह कैसे इतनी जल्दी सीख लेते हैं? गंगाराम ने कहा, साथ रहते रहते सब ठीक से सीख जाते हैं। वह रूसी, अंग्रेजी, यहाँ की बोली बानी सब सीख चुकी है। वह यहाँ की कसिका बोली बहुत अच्छी बोलती है। एक स्कूल में अंग्रेजी गणित पढ़ाती है। बहुत भली औरत है, पक्की शिव भक्त है। शिव स्त्रोत जब मंजीरा बजा बजा करके गाती है तो यहाँ के बड़े बड़े तिलकधारी पंडित भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उसे एकटक देखते और सुनते ही रह जाते हैं। यह सुनकर मुन्ना ने पूछा, तो क्या सारी विदेशी औरतें ऐसी ही होती हैं? नहीं बाबूजी, बताया ना कि बहुत सी आती हैं, घूमती फिरती हैं, यहीं के किसी आदमी को साथ ले लेती हैं
और जब यहाँ से निकलती हैं तो एकदम तोता हो जाती हैं, तोते की तरफ पलट कर नहीं देखती। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जिनकी आत्मा इस पवित्र धरती, इस पवित्र धर्म नगरी की रंग में ऐसी रंग जाती है कि वो अपना पिछला सब भूल जाती हैं। ऐसी ही एक विदेशी महिला है जिनको मैं खूब जानता हूँ। उनका पिछला नाम लूसी है, लेकिन यहाँ की सनातन संस्कृति में लूसी ऐसी रची बसी कि अपना पिछला नाम, धर्म सब छोड़ दिया है। सनातन धर्म अपना कर अपना नाम रख लिया है दिव्य प्रभा। और सुनिए बाबूजी, सुनकर आश्चर्य पड़ जाएंगे कि वो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, यहाँ की बोली का इतना अच्छा जानती हैं कि बड़े बड़े पंडित उनके सामने कुछ नहीं है। सनातन धर्म के सारे ग्रंथ पढ़ पढ़ कर अपने दिमाग में भर लिया है। धर्म के बड़े बड़े ज्ञानियों से कम नहीं है। हमेशा सफ़ेद धोती पहनती हैं, बड़ा सा तिलक लगाती हैं। उनसे मिलकर लगता है जैसे हजारों साल पुरानी किसी दिव्य सन्यासिनी से मिल रहे हैं। उन्होंने दिव्य प्रभा नाम एकदम सही रखा है। आप कहेंगे तो आपको भी मिलवा दूंगा। गंगाराम की बातें सुनकर मुन्ना ने बड़ी आंखें कर मुझे देखते हुए उससे पूछा, आप हमेशा साधु सन्यासियों के साथ रहते हैं क्या? तो गंगाराम बोला, बाबूजी, हम हफ्ता में एक दिन कोई काम धाम नहीं करते, बस साधु संतों के साथ रहते हैं। उनकी वाणी सुन सुनकर थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो मुन्ना ने पूछा, अच्छा, पहले काम कर लूँ तब चलूँगा तुम्हारी दिव्य प्रभा जी के पास। लेकिन यह बताइए कि क्या यहाँ के लोगों को भारतीय लड़कियाँ नहीं मिलती जो इन विदेशियों के चक्कर में पड़ जाते हैं? गंगाराम ने कहा, बात ऐसा नहीं बाबूजी कि मन का कोई ठिकाना नहीं है, बड़ा चंचल है। गंगाराम आराम से रिक्शा खींचे जा रहा था और अपनी बात भी बड़े आराम से कह रहा था। उसकी इस बात पर बगल में बैठे मुन्ना की जांघ पर मैंने हल्की सी चुटकी काट ली। मेरा हाथ रिक्शे पर बैठने के बाद से मुन्ना की जांघ पर ही था और मुन्ना का एक हाथ मेरी कमर को पीछे से पकड़े हुए था। गंगाराम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अपने भोले बाबा के देश में ना अच्छी लड़कियों की कमी है और ना ही लड़कों की और ना ही अच्छे घरों की। बात सब मन की है। हम ऐसे ही एक दो जन की बात बताते हैं जिससे आप जान जाएंगे कि मन कितना चंचल है। इसको बांध के रखना बड़े बड़े योगी संत महात्मा के बस का भी नहीं है। यह सुनकर मुन्ना ने कहा, अच्छा तो बताइए कुछ लोगों की कहानी। इसके साथ ही मुन्ना मिनरल वाटर की बोतल खोलकर पानी पीने लगे। कुछ घूंट पीने के बाद जब वह बोतल बंद करने चले तो मैंने भी लेकर पी लिया। तभी गंगाराम बोला, ठीक है बाबूजी, आपका मन सुनने का है तो हम अपने घर के पास की एक आंखों देखी घटना बताते हैं। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाव में।